नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 2 सीट बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव की घोषणा। 10 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। उत्तराखंड को मोदी सरकार का तोहफा। मोदी मंत्रिमंडल में अजय टम्टा शामिल। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश। दलित वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। देश भर में सीएम धामी के प्रचार का दिखा असर। कई सांसदों को मिला मंत्री पद। सीएम धामी के अच्छे संबंध का प्रदेश को मिल सकता है फायदा। 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगी आदि कैलाश यात्रा। इस साल यात्रा पर आए 15 दलों के 606 श्रद्धालु। 13 मई से शुरू हुई थी आदि कैलाश यात्रा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की खाली पड़ी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में क्या कहता है इन दोनों सीटों का सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव की घोषणा। क्या है दोनों सीटों का सियासी समीकरण? उत्तराखंड की खाली पड़ी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी, तो वहीं 13 जुलाई को परिणाम आ जाएंगे। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 21 जून को शुरू होगी, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 210 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर 132 बूथ बनाए गए हैं। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है 24 जून तारीख को है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। और विड्रॉल है, जो कैंडिडेट की विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो 26 जून को होगी, बुधवार को। और डेट ऑफ पोल होगी 10 जुलाई को, ये है वेडनेसडे को होगी, बुधवार को ये भी 10 जुलाई को। और काउंटिंग होगी 13 जुलाई को, शनिवार को। 13 जुलाई शनिवार को काउंटिंग होगी और पूरा प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया 15 जुलाई सोमवार को ख़त्म होगी। अब और इन दोनों जिले में आचार संहिता लागू होगी। लोकसभा चुनाव की जंग खत्म होते ही उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं मंगलौर विधानसभा सीट की। बसपा विधायक रहे सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। मंगलौर एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी से अब तक कोई भी विधायक नहीं बन पाया। साल 2002, 2007, 2012 और 2022 में बसपा को ये सीट मिली, तो 2017 में कांग्रेस को ये सीट मिली। वहीं बद्रीनाथ सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र सिंह भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर साल 2002, 2012 और 2022 में कांग्रेस जीती, तो वहीं 2007 और 2017 में बीजेपी को मौका मिला। अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहती है और ये दो उपचुनाव में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये सक्षम नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हम दोनों चुनौतियों को बहुत आसानी से पार करेंगे और बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। स्वयं भी यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी से मिले थे और हमने उनसे निवेदन किया था कि जो 7 चरणों का चुनाव प्रदेश में चल रहा है, उसी में मंगलौर और बद्रीनाथ के बीच उपचुनाव कराए जाएं, क्योंकि मंगलौर में ऑलरेडी सीट वेकेट हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया और संविधान के हिसाब से 6 महीने के अंदर चुनाव होने लाजमी होते हैं। लेकिन क्योंकि मामला सब जुडिस था, इसलिए उसमें हीला हवाली हुई है, देरी हुई है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंगलौर से भी और बद्रीनाथ विधानसभा से भी हम
कम मार्जिन से नहीं बल्कि एक मजबूत मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ के जो चुने हुए विधायक थे उन्होंने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है बद्रीनाथ की देवतुल्य जनता का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और अब इन 2 सीटों पर उपचुनाव मुख्यमंत्री के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को दमखम दिखाने का एक और मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से बड़ी बात यह है कि जिन सांसद उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार किया, ऐसे कई सांसद मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, जिससे प्रदेश की जनता की भी उम्मीद और बढ़ गई है कि उत्तराखंड को एक बड़ा फायदा भविष्य में होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभरे और देश भर में कई सांसद उम्मीदवारों के लिए सीएम धामी ने वोट भी मांगा। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो सीएम धामी का स्ट्राइक रेट भी बेहतर नजर आया। जिन जिन क्षेत्रों में सीएम धामी प्रचार करने के लिए गए, वहां पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण में जब मंत्री शपथ ले रहे थे तो ऐसे 9 सांसद मंत्री बने जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी ने वोट मांगे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहतर चुनावी प्रबंधन के दौरान जो 9 कैबिनेट मंत्री बने, उनके साथ बेहतर संबंध का फायदा प्रदेश की जनता को मिल सकता है। और जब विभागों का बंटवारा होगा तो 9 मंत्रियों के साथ सभी मंत्रियों से सीएम धामी के बेहतर संबंध होने की वजह से उत्तराखंड को केंद्र से बेहतर सहयोग की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन 9 मंत्रियों के लिए वोट मांगे, उनमें सबसे पहला नाम अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा का है। पीलीभीत में जितेंद्र प्रसाद, लखनऊ से राजनाथ सिंह, ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, फरीदाबाद से कृष्णपाल, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, गुड़गांव से राव इंद्रजीत, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी। लेकिन इस समय हमारे लिए एक सुखद पल ये भी है कि जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी कनेक्टिविटी चाहे चुनाव के संबंध में हो, चाहे बीजेपी के संगठन के संबंध में हो या लोगों से अपने इंडिविजुअल संबंध में हो, तो उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो उस कनेक्टिविटी का भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में भी बीजेपी है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, और पर्सनल अगर आपके रिलेशंस मिनिस्टर्स से या वहाँ पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट से होते हैं तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा सहायक वो होता है। सीएम धामी ने जिन कैबिनेट मंत्रियों को जिताने के लिए प्रचार प्रसार किया और अब वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं, विभागों के बंटवारे के साथ ही उम्मीदों के पंख भी लग रहे हैं। वहीं कांग्रेस को लगता है कि ये केवल एक सहयोग है कि मुख्यमंत्री धामी जिन लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए गए, उनमें से कई सांसद मंत्री बन गए हैं। नहीं, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि उन प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में काम किया होगा या कुछ ऐसा उनका प्रभाव होगा अपने अपने क्षेत्रों में। हाँ, ये कोई इंसिडेंस हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ प्रचार को गए वो सीटें जीती हैं। और पहले तो कहा जा रहा था कि उन्होंने 280 या 270 का आंकड़ा बताया जा रहा था कि इतने एमपीज़ के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उसमें से हाँ, अगर 12-13 जीत भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक स्टार प्रचारक के रूप में उनको देश भर में घुमाया जा रहा था, क्योंकि यूसीसी लाने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं। शायद इस बात का भी असर पड़ा हो, लेकिन कुल मिलाकर ये कोइंसिडेंस मैं इसको ज़्यादा कहूँ। कुल मिलाकर देखिए तो उत्तराखंड के लिए ये शुभ संकेत नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी ने जिन सांसदों के लिए प्रचार प्रसार किया, उनमें अधिकतर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्रियों के बेहतर संबंध का कितना फायदा उत्तराखंड को मिलता है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतकर बीजेपी की झोली में डालने पर प्रदेश को मोदी सरकार का तोहफा मिला है। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाया गया। हालांकि इस रेस में कई नाम आगे चल रहे थे, लेकिन किन कारणों से अजय टम्टा के नाम पर मुहर लगाई गई है, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड को मोदी सरकार का तोहफा, मोदी मंत्रिमंडल में अजय टम्टा शामिल, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश, दलित वोट बैंक पर बीजेपी की नजर।
इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण केंद्र में सहयोगी दलों के सहारे एनडीए की सरकार बनाई गई। शपथ से पहले ही सहयोगी दलों का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका था। मंत्रालय को लेकर डिमांड भी रख दी गई थी। गठबंधन की सरकार बनने के कारण उत्तराखंड को पीएम से रिटर्न गिफ्ट मिलने की संभावना 50-50 नजर आ रही थी, लेकिन टम्टा को मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने उत्तराखंड की मुराद पूरी कर दी। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इससे पहले भी 2014 में मोदी सरकार के पहले टर्म में अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। हालांकि इस बार कयासों के बीच उत्तराखंड से कई नाम इस रेस में आगे चल रहे थे। अमित शाह और पीएम मोदी से नजदीकियां होने के कारण पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे चल रहा था। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस रेस में रहे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधते हुए अजय टम्टा के नाम पर मुहर लगाई। बड़े चेहरे और बड़े दावेदारों को पछाड़ते हुए अजय टम्टा ने बाजी मार ली। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। बीजेपी हर हाल में दलित पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। ऐसे में टम्टा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी मंशा का संदेश देने की पूरी कोशिश की है। सियासी जानकारों के मुताबिक टम्टा को क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का लाभ मिला है। मौजूदा समय में कुमाऊं क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और क्षत्रिय हैं। उनके मंत्रिमंडल में कुमाऊं से 2 कैबिनेट मंत्री हैं। गढ़वाल से बीजेपी की कमान ब्राह्मण चेहरे महेंद्र भट्ट के हाथों में है। भट्ट अब राज्यसभा सदस्य भी हैं। ओबीसी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी और वैश्य समाज का राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल करते हैं। दोनों ही सांसद गढ़वाल मंडल से हैं। धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत गढ़वाल मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण भी गढ़वाल से ही है। इस लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व ने कुमाऊं मंडल के दलित चेहरे को मौका दिया है। वहीं आम चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले अजय टम्टा इस बार उत्तराखंड के 5 सांसदों में से एक ऐसे अकेले हैं जिनकी जीत का अंतर पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। वहीं सीएम धामी से अजय टम्टा की नजदीकियों का फायदा भी मिला है। फिलहाल देखना होगा अजय टम्टा के सहारे जातीय समीकरण को साधने वाली बीजेपी को आगामी चुनाव में कितना फायदा मिलता है। उधर पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी जश्न मना रही है। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने पीएम मोदी को बधाई दी। वहीं एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा के शामिल होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने सांसद अजय टम्टा को शुभकामनाएं दी हैं। कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इससे देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, जिससे लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी का माहौल है। और मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, अपने क्षेत्र के वासियों की तरफ से मैं मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी का जो है धन्यवाद करना चाहूंगा कि अल्मोड़ा के जो 3 बार लगातार सांसद अपने सरल स्वभाव के अजय टम्टा जी भारी मतों से जो विजय हुए हैं, उनके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास उनको किया है और उत्तराखंड में उनको जो है अपनी टीम पे काम करने का मौका दिया है राज्य मंत्री के तौर पर, केंद्र की पूरी टीम को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अपने मुख्यमंत्री जी के उनके प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। सबको धन्यवाद दूं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। डीएम ने बताया कि ज्यादातर शिकायत जो है वो सड़क से संबंधित है, यहां पर जिसके समाधान के लिए लोगों को 15 दिन का वक्त दिया गया है। देखिए, जन सुनवाई में अभी तक टोटल 10 शिकायतें आ रही हैं और अभी और भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं। और इसमें जो मुख्य शिकायतें हैं, कुछ हमारी जो सड़कों से रिलेटेड हैं, कुछ पेयजल समस्या हैं और कुछ स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित भी शिकायतें आएंगी। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी एक समीक्षा की गई है। उसमें भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता से बात करते रहें और शिकायतों का निस्तारण।
13 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा 3 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। इस साल करीब 15 दलों के 606 श्रद्धालु आदि कैलाश यात्रा कर रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा करने वाली कुमाऊं मंडल के विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि यात्रा बेहद ही सकुशल और शांतिपूर्ण रही। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं ने यात्रा में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए हैं। वहीं निगम ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पड़ाव पर हर इंतजाम किए हैं। देखिए, आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है, और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको एक सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध भगवान विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुंची। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। वहीं डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और मंत्री प्रसाद नैथान ने इसका पौराणिक महत्व उन्होंने बताया कि ये यात्रा करीब 24 सालों से हर साल निकाली जाती है। इस साल 25वीं यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, ये भगवान है और विश्वनाथ जगदीशिला डोली इस बार 25वें वर्ष में यात्रा पे निकली है 16 मई से हरिद्वार से, और अब तक आपके बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला की 25वीं टोली भ्रमण करने के बाद यात्रा का यहाँ निवेदन करूंगा कि भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला की पवित्र रथ यात्रा का आशीर्वाद दिया। उधर राजधानी देहरादून में मौजूद शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करने आए यति राम स्वरूप आनंद गिरी महाराज और उनके शिष्यों को पुलिस द्वारा हटाया गया। पुलिस प्रशासन की टीम ने उन्हें धरना स्थल पर प्रदर्शन करने की सलाह दी। दरअसल यति राम स्वरूप आनंद गिरी महाराज टनकपुर रोड पर घटी घटना को लेकर आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया। अपना जो भी उनकी अपनी मांग है उसको लेकर निर्धारित जो धरना स्थल प्रेस्क्राइब है सरकार के द्वारा, उसी स्थान पे तो बैठेंगे ना धरने के लिए। ऐसे थोड़ी है कि शहीद स्मारक पे जाएंगे, वहाँ कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, तमाम रजिस्ट्रार कार्यालय है, इधर आप देखेंगे तो पुलिस विभाग के भी कार्यालय है, बैंक है। वो धरना स्थल नहीं है। धरना स्थल एकता विहार में, हमने कहा आप धरना स्थल चलिए, हम धरना स्थल जाते हैं, उस जगह तो नहीं जाने देंगे। गिरफ्तार कर लिया नहीं, रोका गया है अभी, लेकिन धरना स्थल ले जाने के लिए यदि नहीं मानेंगे तो फिर अब आगे देखेंगे। शासन कह रही है कि हम आपको जो है अनशन नहीं करने देंगे, जबकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हम आपको नहीं करने देंगे, हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। टिहरी में पेयजल किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि क्षेत्र में मौजूद जल स्रोत सूख रहे हैं। इस वजह से लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उधर पेयजल की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए अधिकारी मंथन कर रहे हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि टैंकरों की मदद से हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। पेयजल की जो समस्या है नई टिहरी शहर को लेके एवं ग्रामीण क्षेत्रों को लेके डिस्कशन हुआ, तो उसमें मेनली नई टिहरी शहर क्योंकि THDC से आच्छादित है वहाँ टिहरी झील से, तो उसमें जल स्तर कम होने के कारण जो हमारी पेयजल योजना है वो प्रभावित हुई है। उसको हमने जोन वाइज बांटा था अपने पूरे नई टिहरी शहर को 8 जोन में, परंतु अभी कुछ दिन से थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के कारण, टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से थोड़ा बिजली की भी इसमें वो रहा, हल्का फुल्का हवा के कारण जो डिस्टर्बेंस रहा, तो अभी उस प्रकार से जो रोस्टर है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है 2-3 दिन से, जिसमें हमें थोड़े अधिक मात्रा में टैंकर हमने हायर कर लिए हैं और उनको इस्तेमाल में भी ला रहे हैं। वहीं देवप्रयाग विधानसभा के विनय भंडारी IIMA से पास आउट होने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। अपनी सफलता को लेकर विनय ने बताया कि उन्होंने अधिकारी बनने के लिए 14 बार कोशिश की, जिसमें वो 9 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हार नहीं मानी। वही विनय भंडारी अब अपने जैसे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सफल का श्रेय अपने परिवार को दिया है। जो सपना मैंने काफी टाइम पहले देखा था बचपन में, क्योंकि आप गढ़वाल में आए, उत्तराखंड में देखिए, आप बच्चों का एक ही सपना होता है कि फौज में जाने का, चाहे वो अधिकारी पद पे हो चाहे जवान पे हो, सपना ही होता है। आज वो सपना, कल 8 तारीख को वो सपना जो है पूरा हुआ है और काफी मैंने मेहनत की है, काफी चैलेंजेस से भरा हुआ था सपना, क्योंकि कई बार मैं फेल हुआ, कई बार मैं पास हुआ तो कहीं और गया, वहां से ट्रेनिंग की, वहां से छोड़ा, फिर IIMA आया,
फाइनली वो मोमेंट आ गया, तो आज काफी अच्छा लग रहा है मतलब। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 2 सीट बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव की घोषणा। 10 जुलाई को होगा मतदान, 13 जुलाई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। उत्तराखंड को मोदी सरकार का तोहफा, मोदी मंत्रिमंडल में अजय टम्टा शामिल। क्षेत्रीय और जाति समीकरण साधने की कोशिश, दलित वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। देश भर में सीएम धामी के प्रचार का दिखा असर, कई सांसदों को मिला मंत्री पद। सीएम धामी के अच्छे संबंध का प्रदेश को मिल सकता है फायदा। तीन जुलाई को संपन्न हो जाएगी आदि कैलाश यात्रा। इस साल यात्रा पर आए 15 दलों के 606 श्रद्धालु। 13 मई से शुरू हुई थी आदि कैलाश यात्रा।